सो हेलो एवरीवन, जय हिंद सभी को। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी विद हिमांशी यादव। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? तो तारामंडल यानी ग्रुप ऑफ स्टार और नक्षत्र भी पढ़ेंगे हम लोग। इसमें लघु सप्तऋषि, वृहद सप्तऋषि क्या होता है ये सब पढ़ेंगे। हंटर जो तारामंडल है वो भी पढ़ेंगे, उसके बारे में भी। ठीक है, ये सब टॉपिक हम लोग आज की क्लास में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो इससे पहले मैंने आप लोग को क्या बताया था पिछली वाली क्लास में, ये आप लोग देखने के लिए पिछली क्लास जरूर देख लेना। ठीक है, अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो तो इसके लिए पिछली क्लास जरूर देख लेना। आप लोग को पिछली क्लास देखने के लिए क्या करना है, अगर आप वीडियो से जाके न ढूंढ पाओ तो यूट्यूब पे जाके यूपीएससी विद हिमांशी यादव सर्च करना, उसमें चैनल आ जाएगा, सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको डेली की वीडियो मिलती रहेंगी। ठीक है, फिर उसके बाद आप लोग जाके प्लेलिस्ट पड़ी हुई है पूरी, जितने भी अभी तक ज्योग्राफी फाउंडेशन बैच की जितनी भी क्लासेज हुई है वो सारी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, आप लोग वहां से जाके पढ़ लीजिएगा। ठीक है, सो आज की क्लास में जो टॉपिक कवर करना है वो क्या है? सबसे पहले मैंने जो कल बताया था उसमें थोड़ा सा बचा हुआ था, मुझे सूर्य के बारे में बताना था कि सूर्य जो आकाशगंगा के बारे में मैं पढ़ा रही थी, तो सूर्य अपनी जो हम लोग की आकाशगंगा, जिस आकाशगंगा में हम रहते हैं उस आकाशगंगा का नाम क्या है? आप लोग कमेंट करिए। अगर आप लोगों ने पढ़ी है पिछली क्लास तो आप लोग बता दोगे। ठीक है, तो जिस आकाशगंगा में हम लोग रहते हैं उसका नाम क्या है? मंदाकिनी आकाशगंगा। कौन सी आकाशगंगा? तो मंदाकिनी आकाशगंगा। अब मंदाकिनी नामक आकाशगंगा जो है उसमें हम लोग रहते हैं और उसमें सुपर क्लस्टर जो है तीन आकाश गंगाओं का समूह, कल मैंने आप लोग को बताया था पिछली क्लास में कि 3 आकाश गंगाओं के समूह को क्या कहते हैं? सुपर क्लस्टर कहते हैं। और जो हम जिस सुपर क्लस्टर में है उसमें भी कितनी आकाश गंगाएं हैं? 3। कौन कौन सी? तो मंदाकिनी, देवयानी, उसके बाद NGCM 33। कौन कौन सी है? तो मंदाकिनी, देवयानी, उसके बाद NGCM 33 है। ठीक है, तो सूर्य जो है वो हमारी मंदाकिनी जो आकाश गंगा है उसका चक्कर कैसे लगाता है या फिर किस प्रकार लगाता है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी आज। तो सूर्य जो है, जैसे ये हमारी आकाश गंगा है, कौन सी आकाश गंगा? तो मंदाकिनी आकाश गंगा है। जिस आकाश गंगा में हम रहते हैं उसका नाम क्या है? मंदाकिनी। तो मान लो जैसे सपोज ये चल भी नहीं रहा, सपोज दैट ये क्या है? मंदाकिनी आकाशगंगा है। क्या है? तो मंदाकिनी आकाशगंगा है। जो तारे होते हैं वो आकाशगंगा के केंद्र, सॉरी, जो मरे हुए तारे होते हैं वो कहाँ पर होते हैं? आकाशगंगा के केंद्र में। आकाशगंगा के केंद्र को क्या कहते हैं? बल्ज कहते हैं। ये सारा मैंने पिछली की वीडियो में बताया हुआ। ठीक है, इसको इंग्लिश में भी बल्ज कहते हैं और हिंदी में भी। ठीक, और जो नए तारे होते हैं वो आकाशगंगा के किनारे पर यानी कि भुजाओं पर होते हैं। नए तारे कैसे तारे? तो नए तारे ये भी मैंने पिछली क्लास में बताया हुआ, बस थोड़ा सा रिवीजन करा देती हूँ। किनारे पर कैसे तारे होते हैं? नए तारे होते हैं। आकाशगंगा के किनारे पर कैसे तारे होते हैं? तो नए तारे होते हैं। और केंद्र में यानी कि बल्ज में मरे हुए तारे, यानी कि तारों का अंत कहाँ पर होता है? तारों का अंत तो बल्ज में होता है, यानी आकाशगंगा के केंद्र में जाकर तारों का क्या हो जाता है? अंत हो जाता है। देखो, जैसे कोई नया तारा होगा वो कहाँ पर होगा? आकाशगंगा की भुजा पर, यानी किनारे पाए जाते हैं। आकाशगंगा के किनारे कौन से तारे पाए जाएंगे? तो नए तारे आकाशगंगा के किनारे पाए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जैसे जैसे तारों की आयु बढ़ती जाती है वैसे ही अंदर वाली भुजा में जाते हैं, और आयु बढ़ेगी तो इस भुजा में पहुंच जाएंगे। जब बिल्कुल मर जाएंगे यानी कि ब्लैक होल के रूप में पहुंच जाएंगे तो कहाँ पहुंच जाते हैं? बल्ज में। तारों का अंत किस में होता है? बल्ज में होता है। और किसके रूप में होता है? तो ब्लैक होल के रूप में होता है। ठीक है, अब देखो आगे मैं आप लोग को क्या बता रही थी। तो जैसे ये तारे हैं वैसे हमारा सूर्य भी एक तारा है। और किस आकाशगंगा में? हमारी आकाशगंगा कौन सी है? मंदाकिनी आकाशगंगा। कौन सी? तो ये मंदाकिनी आकाशगंगा है। कौन सी है? आप लोग लिख लीजिएगा, मंदाकिनी। इसको मिल्की वे भी बोलते हैं इंग्लिश में, दुग्ध मेखला, मिल्की वे। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में? मिल्की वे यानी कि दुग्ध मेखला। इसका एक नाम और है दुग्ध मेखला। ठीक है, आकाशगंगा कौन सी आकाशगंगा है हमारी? तो मंदाकिनी है। आकाशगंगा के किनारे पर कैसे तारे पाए जाते हैं? नए तारे। और
अंदर जैसे जैसे तारों की आयु बढ़ती जाती है वैसे वैसे ये अंदर की ओर जाते जाते हैं। किसके अंदर की ओर? तो आकाशगंगा के अंदर की ओर। और जब तारे मर जाते हैं, तारों का अंत होता है जाकर कहाँ पर? आकाशगंगा के केंद्र यानी बल्ज में। ठीक है, तो जैसे ये अन्य तारे हैं वैसे ही हमारा क्या, सूर्य भी एक तारा है, तो वो भी कहाँ होगा? आकाशगंगा में ही होगा। अब आकाशगंगा में कहाँ पर होगा? तो सूर्य क्या बूढ़ा हो चुका है, मर चुका है? नहीं। अगर ऐसा होता तो सूर्य, फिर सूर्य में ऊर्जा नहीं होती और सूर्य जलता नहीं। ठीक है, तो ऊर्जा है अभी, यानी कि सूर्य नया तारा है। ठीक है, तो वो कहाँ पर पाया जाएगा? आकाशगंगा के किनारे यानी भुजाओं पर पाया जाएगा। जैसे ये हमारा सूर्य है, सन है, क्या है ये? सन। जैसे ये हमारा सूर्य है और ये सारे तारे क्या करते हैं? आकाशगंगा का चक्कर लगाते हैं। क्या करते हैं? आकाशगंगा की चक्कर लगाते हैं। जैसे आप भी किसी न किसी का चक्कर लगाते होगे, वैसे सूर्य क्या करता है? आकाशगंगा का चक्कर लगाता है। अब देखो, जैसे सूर्य है वो आकाशगंगा का चक्कर लगाता है। सबसे पहले ग्रह किसके चक्कर लगाते हैं? तो ग्रह तारे का चक्कर लगाते हैं। जो तारे हैं वो किसका चक्कर लगाते हैं? तो आकाशगंगा का चक्कर लगाते हैं। और जो आकाशगंगा है वो ब्रह्मांड का चक्कर लगाती है। ठीक है, संसार में कोई ना कोई सबका, मतलब हर कोई इंसान किसी न किसी का चक्कर लगा रहा है। ठीक है, उनमें से आप भी एक होगे कि किसी न किसी का चक्कर लगा रहे होगे। ठीक है, तो अगला क्या है कि सूर्य, सूर्य जो है वो किसका चक्कर लगा रहा है? आकाशगंगा का। और जो भी तारे हैं यहाँ पर सारे क्या कर रहे हैं? आकाशगंगा का चक्कर लगा रहे हैं। जैसे जैसे आयु बढ़ती जाती है वैसे वैसे ये केंद्र की ओर जाते रहते हैं और एक दिन इनका अंत हो जाता है जाकर केंद्र में, आकाशगंगा के केंद्र में यानी कि बल्ज में। क्योंकि आकाशगंगा के केंद्र को क्या कहते हैं? तो बल्ज कहते हैं। तो सूर्य जो है वो कितने किलोमीटर पर सेकेंड की चाल से चक्कर लगाता है? जैसे आप किसी का चक्कर लगा रहे हो कितने किलोमीटर पर सेकेंड से, या फिर किसी के गांव का चक्कर लगा रहे हो 1 किलोमीटर 1 घंटे में। ठीक है, आप सपोज दैट 1 किलोमीटर आप 1 घंटे में चक्कर लगा जा रहे हो, पूरे गांव को चक्कर लगा के आ गए 1 घंटे में। ठीक है, अब आप किसका चक्कर लगा रहे हो ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन यहाँ पर सूर्य किसका चक्कर लगा रहा है? तो मंदाकिनी का। और कितनी स्पीड से लगा रहा है? तो सूर्य की भाई स्पीड बहुत ज्यादा है, आपसे बहुत ज्यादा है, आपके उसके आगे कुछ भी नहीं है। तो सूर्य की जो स्पीड है वो कितनी है? 250 किलोमीटर पर सेकेंड की चाल से सूर्य चक्कर लगाता है। किसका? तो मंदाकिनी आकाशगंगा का, या फिर जिस आकाशगंगा में हम रहते हैं उसका चक्कर कौन लगाता है? सूर्य। कितने किलोमीटर पर सेकेंड की चाल से? तो 250 किलोमीटर पर सेकेंड की चाल से। सूर्य कितने किलोमीटर पर सेकेंड की चाल से चक्कर लगाता है? तो 250 किलोमीटर पर सेकेंड की चाल से चक्कर लगाता है। 250 किलोमीटर पर सेकेंड की चाल से। ठीक है, सूर्य कितने किलोमीटर पर सेकेंड की चाल से चक्कर लगाता है? तो 250 किलोमीटर पर सेकेंड की चाल से सूर्य चक्कर लगाता है। अब उसके बाद अगर आप लोग देखो तो जैसे आप लोग किसी का चक्कर लगा रहे होते हो तो आप लोग दिन में कई बार लगा जाते हो। ठीक है, लेकिन सूर्य जो है वो 25 करोड़ वर्ष में एक चक्कर लगा पाता है। कितने वर्ष में? तो कितने साल में? 25 करोड़ वर्ष में एक चक्कर कितने साल में लगा पाता है सूर्य? सूर्य जो है वो मंदाकिनी के चक्कर लगाता है कितने साल में? तो एक चक्कर कितने साल में पूरा कर पाता है? एक चक्कर सूर्य जो है एक चक्कर मंदाकिनी का पूरा कर पाता है कितने वर्ष में? तो 25 करोड़ वर्ष में, 25 करोड़ ईयर्स। ठीक है, 25 करोड़ वर्ष में सूर्य मंदाकिनी का एक चक्कर लगा पाता है। और ये जो 25 करोड़ वर्ष है, ये जो एक चक्कर लगाने में लगा हुआ टाइम जो है, इसी को क्या कहते हैं? एक ब्रह्मांड वर्ष कह देते हैं। इसको क्या कह देते हैं? एक ब्रह्मांड वर्ष। एक ब्रह्मांड वर्ष। ठीक है, तो अब आप लोग हेडिंग डालिए। सबसे पहले मंदाकिनी में आप लोगों ने हेडिंग डाली थी कि आकाशगंगा की विशेषताएं, या फिर कुछ भी हेडिंग डाल लेते आकाशगंगा, उसके बाद मैंने लिखवा दिया था। उसी में आगे टॉपिक लिखना है। आगे जो भी टॉपिक हो आपका 6वां 7वां 8वां, वो टॉपिक डाल के लिखना है कि सूर्य आकाशगंगा का चक्कर, सूर्य आकाशगंगा का चक्कर। कौन सी आकाशगंगा? तो मंदाकिनी का। सूर्य जो है वो मंदाकिनी का चक्कर 250 किलोमीटर पर सेकेंड की चाल से चलाता है, यानी एक सेकेंड में 250 किलोमीटर चल जाता है।
तो आप लोग लिखिए, सूर्य मंदाकिनी का चक्कर 250 किलोमीटर पर सेकेंड की चाल से लगाता है। और उसके बाद क्या लिखना है कि सूर्य जो है वो पूरा एक चक्कर कितने वर्ष में पूरा कर पाता है, तो 25 करोड़ वर्ष में। ठीक है, एक चक्कर कितने कितने समय में पूरा कर पाता है, 25 करोड़ वर्ष में। उसके बाद आप लोग को लिखना है, ये सूर्य के द्वारा आकाशगंगा का जितने समय में एक चक्कर लगाया जाता है उसे ही क्या कह देते हैं, ब्रह्मांड वर्ष। क्या कहते हैं, एक ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। सूर्य को जितना टाइम लगा है एक चक्कर लगाने में, किसका, मंदाकिनी का। सूर्य को मंदाकिनी का एक चक्कर लगाने में जितना टाइम लगा है उसे क्या कहते हैं, एक ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। यानी कि सूर्य को मंदाकिनी का एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगा है, 25 करोड़ वर्ष। तो एक ब्रह्मांड वर्ष किसे कहेंगे, 25 करोड़ वर्ष को क्या कह देंगे, एक ब्रह्मांड वर्ष। ठीक है, अब आप लोग क्या करिए, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट कर लिया होगा। इसके बाद मैं आप लोग को अगला टॉपिक बताती हूँ। अगला टॉपिक इसमें क्या लिखना है, एक टॉपिक इसमें और ऐड कर लीजिए, फिर उसके बाद मैं अगला टॉपिक स्टार्ट करती हूँ। एक पॉइंट और ऐड कर लीजिए कि सूर्य का सबसे करीबी तारा क्या है, प्रोक्सिमा सेंचुरी है। देखो, हम लोग के सबसे करीबी तारा क्या है, तो सूर्य है। ठीक है, हम लोगों के सबसे करीबी तारा क्या है, सूर्य है। और सूर्य के सबसे करीबी तारा कौन सा है, तो प्रोक्सिमा सेंचुरी है। अब आप लोग ऐसे देखो, जैसे हम लोग की पृथ्वी यहाँ पर कहीं पर होगी। ठीक है, पृथ्वी किसका चक्कर लगा रही है, सूर्य का चक्कर लगा रही है। तो जैसे पृथ्वी यहाँ पर कहीं होगी, ऐसे चक्कर लगा रही है सूर्य का। जैसे यहाँ पर पृथ्वी होगी और ये पृथ्वी ऐसे सूर्य का चक्कर लगा रही है, तो पृथ्वी के सबसे करीबी तारा, यानी हम लोग तो पृथ्वी में रह रहे हैं ना, तो पृथ्वी के सबसे करीबी तारा तो सूर्य हो गया। लेकिन ये और तारे भी तो यहाँ पर चक्कर लगा रहे हैं आकाशगंगा का, तो सूर्य से सबसे करीबी तारा कौन है, प्रोक्सिमा सेंचुरी है। सूर्य का सबसे करीबी तारा कौन सा है, तो प्रोक्सिमा सेंचुरी है। प्रोक्सिमा सेंचुरी क्या लिखना है, प्रोक्सिमा। आप लोग इधर से देख के लिख लीजिएगा। ठीक है, जैसे मैं बोलती हूँ तो जैसे कभी कभी साउंड रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो आप लोग को जैसे समझ में ना आए क्या बोला मैंने, तो यहाँ पे मैं इसलिए लिखती हूँ। ठीक है, प्रोक्सिमा सेंचुरी। सूर्य के सबसे करीबी तारा क्या है, प्रोक्सिमा सेंचुरी है। ठीक है, तो अगला पॉइंट बना के लिख लीजिए, सूर्य के सबसे करीबी तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है। या फिर ऐसे लिख लीजिए, जिस तरह हम लोग के यानी कि पृथ्वी के सबसे करीबी तारा सूर्य है, वैसे ही सूर्य का सबसे करीबी तारा क्या है, प्रोक्सिमा सेंचुरी है। उसके बाद अब इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए, आप लोग लिख लेना। उसके बाद मैं आप लोग को अगला टॉपिक स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट कर लिया होगा। अब अगला टॉपिक क्या है, तारामंडल, ग्रुप ऑफ स्टार। इसको इरेज करके क्या पढ़ाना है, ग्रुप ऑफ स्टार यानी कि तारामंडल। मार्कर को पता नहीं क्या हो गया। तारामंडल क्या है, तारामंडल ग्रुप ऑफ स्टार, ग्रुप ऑफ स्टार। देखो, तारामंडल का मतलब क्या है, तारा तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि स्टार यानी कि तारों के बारे में बात हो रही है। ठीक है, जैसे हमारा सूर्य एक तारा है। उसके बाद मंडल, अब जैसे आप लोगों ने कभी कभी सुना होगा, लोग कह देते हैं कि लोगों की पूरी मंडली बैठी हुई थी। तो मंडली का मतलब क्या हुआ कि कई लोगों का समूह था, यानी कि उसमें कई लोग थे। ठीक है, तो जैसे लोगों की मंडली होती है वैसे तारों की भी मंडली होती है। उसमें जैसे लोगों की मंडली में कई सारे लोग बैठे होते हैं, वैसे तारों की मंडली में क्या होगी, कई सारे तारे होंगे। ठीक है, ग्रुप ऑफ स्टार यानी तारों का समूह। क्या है, तारों का समूह।
पता नहीं क्यों हरकत कर रहा है, अच्छे से चल नहीं रहा। तारामंडल, आप लोग हेडिंग डालिए। नहीं, पहले मैं आप लोग को अच्छे से समझा देती हूँ, उसके बाद हेडिंग डाल के लिखवाऊंगी, ठीक है। तारामंडल क्या होता है, तो तारों के समूह को तारामंडल कहते हैं। जैसे हमारा ये क्या है, सूर्य है, ये क्या है, सूर्य है हमारा, क्या है, सूर्य। इसको मैं सर्कल टाइप में बनाती हूँ। ये हमारा क्या हो गया, सूर्य हो गया, सन, ठीक है। जो सूर्य है उसके थोड़ी दूरी पर स्थित तारों के समूह को क्या कहते हैं, यहाँ पर तारे स्थित हैं, पास में नहीं, थोड़ा दूर स्थित तारों के समूह को क्या कहते हैं, तारामंडल कहते हैं। सूर्य से थोड़ा दूरी पर स्थित तारों के समूह को क्या कहते हैं, तारामंडल कहते हैं। और ये सूर्य से थोड़ा दूरी पर स्थित है, तो कुछ जो होंगे वो सूर्य के करीब भी तो स्थित होंगे, तो सूर्य से कम दूरी पर स्थित तारों के समूह को क्या कह देते हैं, नक्षत्र कहते हैं। नक्षत्र और तारामंडल में इतना अंतर होता है, नक्षत्र और तारामंडल ये दोनों क्या होते हैं, तारों के समूह है। नक्षत्र भी तारों का समूह है। देखो, नक्षत्र और तारामंडल में अंतर क्या है, तो नक्षत्र जो तारों का समूह है वो सूर्य के पास यानी निकट स्थित होता है, लेकिन जो तारामंडल तारों का समूह है वो कहाँ पर स्थित होता है, सूर्य से थोड़ा दूरी पर स्थित होता है, ठीक है। ये आप लोग को इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया कि नक्षत्र क्या होता है, तो सूर्य के समीप स्थित तारों का समूह होता है, जबकि तारामंडल क्या होता है, सूर्य से थोड़ी दूरी पर स्थित तारों के समूह को तारामंडल कहते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हाँ, तो आप लोग अब हेडिंग डालिए, आप लोग को समझ में आ रहा है ना। अब हेडिंग डालिए, तारामंडल, ग्रुप ऑफ स्टार। अब तारामंडल किसे कहते हैं वो आप लोग को बता दूं, लिखवा देती हूँ, ठीक है। तो आप लोग हेडिंग डाल के लिखिए, तारामंडल, तो तारों के समूह को क्या कहते हैं, तारामंडल कहते हैं। जैसे लोगों का समूह होता है, मंडली होती है, वैसे तारों की मंडली होती है, तो तारों के समूह को क्या कहते हैं, तारामंडल कहते हैं। अब देखो, तारों के समूह क्या कहते हैं, तारामंडल कहते हैं। अब जैसे यहाँ पर ये तारामंडल है, तो कई सारे तारामंडल होंगे, तो कितने तारामंडल है, जैसे आप लोग ऐसे ऐसे गिनो, तो यहाँ पर तो गिन नहीं सकते हो, ठीक है, लेकिन इनको गिना जा सकता है। मैंने ऐसे रैंडमली बना दिया है, इसलिए मैं नहीं गिन रही, ठीक है। तो तारामंडल में वर्तमान में तारामंडल की संख्या कितनी है, 88 है, यानी कि 88 तारामंडल है वर्तमान में, ठीक है। तो अगला पॉइंट डाल के लिखो कि वर्तमान में तारामंडल की संख्या कितनी है, 88 है। उसके बाद नक्षत्र के बारे में अभी नहीं पढ़ना है, नक्षत्र के बारे में अगली वीडियो में पढ़ाऊंगी। नक्षत्र के बारे में मैं अभी इसलिए थोड़ा सा बता दी हूँ क्योंकि ये टॉपिक तारामंडल से थोड़ा सा रिलेटेड था। क्यों रिलेटेड था, क्योंकि देखो, सूर्य से दूरी पर स्थित तारों के समूह को तारामंडल और सूर्य से पास स्थित तारों के समूह को नक्षत्र कहते हैं, तो बिल्कुल रिलेटेड था, इसलिए मैंने अभी आपको बता दिया है। बस आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, नक्षत्र, और जब मैं नक्षत्र पढ़ाऊंगी तब इसको और डिटेल से पढ़ाऊंगी। अब ये बस हेडिंग डाल के लिखिए, नक्षत्र, नक्षत्र हेडिंग डाल के लिखिए। सॉरी, अभी तारामंडल जो हेडिंग डाली थी उसी में पॉइंट वाइज पॉइंट लिखिए। तारामंडल में आपने सबसे पहले क्या लिखा, परिभाषा लिखी कि तारों के समूह को तारामंडल कहते हैं। उसके बाद आप लोगों ने लिखा कि सूर्य से कुछ दूरी पर स्थित तारों के समूह को क्या कहते हैं, तारामंडल कहते हैं। उसके बाद आप लोग को लिखना है अगला पॉइंट बना के इसी टॉपिक में लिखना है कि वर्तमान में तारामंडल की संख्या 88 है। उसके बाद लिखना है, अगला पॉइंट लिखना है कि जैसे ये तारामंडल है, जैसे कुछ लोगों की मंडली होती है, यानी कुछ सदस्य होते हैं, तो उनमें से कुछ प्रमुख सदस्य भी होते हैं ना, ठीक है, कुछ प्रमुख सदस्य भी होते हैं। तो ऐसे ही इस तारामंडल में जो तारों का समूह है उनमें से कुछ प्रमुख तारों के समूह भी होंगे। तो सेंट्रो तथा हाइड्रा सबसे प्रमुख तारामंडल है। कौन कौन से, सेंट्रो तथा हाइड्रा। सेंट्रो तथा हाइड्रा क्या है, सबसे प्रमुख तारामंडल है। अगला पॉइंट डाल के आप लोग लिखो कि सेंट्रो तथा हाइड्रा, यहाँ पे अब मैं लिख देती हूँ सेंट्रो कैसे लिखते हैं और हाइड्रा। सबसे प्रमुख तारामंडल कौन से हैं, तो सेंट्रो और क्या है, तो हाइड्रा।
सेंट्रो तथा हाइड्रा तारामंडल जो है वो सबसे प्रमुख तारामंडल है। ठीक है, उसके बाद क्या है, नक्षत्र। इसमें आप लोग को लिखना है कि तारामंडल में जो टॉपिक मैंने लिखवाया था उसी में अभी आगे टॉपिक बना के, सॉरी पॉइंट बना के लिखना है कि सेंट्रो तथा कौन सा, हाइड्रा तारामंडल जो है वो सबसे प्रमुख तारामंडल है। ठीक है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट करिए, उसके बाद मैं बताती हूँ। इसको आप लोगों ने स्क्रीनशॉट कर लिया होगा। ठीक है, उसके बाद अगला टॉपिक, इसी अगला पॉइंट लिख लीजिए कि हाइड्रा तारामंडल जो है वो सबसे बड़ा है। देखो प्रमुख दोनों है, सेंट्रो तथा हाइड्रा दोनों प्रमुख तारामंडल है, लेकिन इन दोनों में बड़ा कौन सा है, तो सबसे बड़ा जो तारामंडल है वो हाइड्रा तारामंडल। ठीक है, इसको आप लोगों ने स्क्रीनशॉट कर लिया होगा क्योंकि मैं अभी हट गई थी, साइड हो गई थी। उसके बाद मैं अगला टॉपिक जो मुझे पढ़ाना है वो स्टार्ट करती हूँ। अगला टॉपिक क्या है, ध्रुव तारा। ध्रुव तारा के बारे में मुझे पढ़ाना है। किसके बारे में, तो ध्रुव तारा। ध्रुव तारा, पोलर स्टार क्या होता है, तो पोलर स्टार, पोलर स्टार। ध्रुव तारा के बारे में हम लोग को क्या पढ़ना है, तो ध्रुव तारा जो होता है वो सब, ध्रुव तारा किस दिशा में दिखता है ये तो सब लोग को मालूम होगा। अगर नहीं मालूम होगा तो आज मैं आप लोग को बता देती हूँ। ध्रुव तारा जो होता है वो उत्तर दिशा में दिखता है। जो ध्रुव तारा होता है उसका प्रयोग प्राचीन काल में यानी पुराने समय में दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता था। जैसे आपके समय में है तो आपके समय में तो सब लोग को मालूम रहता है क्योंकि सब लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन पुराने समय में तो पढ़ाई नहीं होती थी, इतनी ज्यादा पढ़ाई का कोई वो नहीं था, महत्व तो नहीं था। अब जो है पढ़ाई का महत्व तो सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो पहले हम लोग दिशा वगैरह कैसे ज्ञात करते थे, तो ध्रुव तारा के माध्यम से। तो ध्रुव तारा का प्रयोग प्राचीन काल में किसके रूप में किया जाता था, तो दिशा ज्ञात करने के रूप में किया जाता था। उसके बाद क्या है ध्रुव तारा के बारे में, ध्रुव तारा जो है इसका प्रयोग सबसे पहले किसकी उसमें किया जाता था, तो दिशा ज्ञात करने के रूप में किया जाता था। और ध्रुव तारा, इसमें आप लोग लिखिए ध्रुव तारा, हेडिंग डालिए ध्रुव तारा और फिर पॉइंट बना के लिखिए। फर्स्ट पॉइंट में लिखिए कि ध्रुव तारा का प्रयोग प्राचीन काल में दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता था। उसके बाद आप लोग सेकेंड पॉइंट में लिखिए कि ध्रुव तारा, जो ध्रुव तारा था वो लिटिल बियर तारा का एक समूह था। ध्रुव तारा किसका समूह था, तो लिटिल बियर तारा समूह का एक सदस्य था। किसका सदस्य था, तो ध्रुव तारा जो था वो लिटिल बियर तारा समूह का, किसका, लिटिल बियर तारा समूह का एक सदस्य था। ध्रुव तारा लिटिल बियर तारा समूह का क्या था, एक सदस्य था। लिटिल बियर तारा समूह का एक सदस्य था। लिटिल बियर तारा समूह का सदस्य, ध्रुव तारा किसका सदस्य था, तो लिटिल बियर तारा समूह का सदस्य था। लिटिल बियर तारा समूह, ठीक है। और आगे आप लोग को अगला इसी में पॉइंट बना के लिखना है कि जो ध्रुव तारा है वो किस में पाया जाता है, लघु सप्तऋषि के ठीक ऊपर पाया जाता है। ध्रुव तारा कहाँ पर, लघु सप्तऋषि के ठीक ऊपर पाया जाता है। जैसे ये क्या है, ऐसे यहाँ पर बना हुआ है लघु सप्तऋषि, एक स्टार यहाँ पर है। सप्तऋषि से क्यों कहते हैं ये सारा मैं अगली वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि सप्तऋषि के बारे में अगली वीडियो में पढ़ाऊंगी। ठीक है, अभी ध्रुव तारा के बारे में पढ़ा रहे हैं इसलिए थोड़ा सा बता दे रहे हैं। इसमें 7 तारे हैं और इन 7 तारों को मिलाने पर, जैसे इनको ऐसे मिला दो तो ये क्या बन जाता है, इसको सप्तऋषि कहते हैं। और ये लघु सप्तऋषि है, एक वृहद सप्तऋषि होता है। जब सप्तऋषि के बारे में पढ़ाऊंगी तो अगली वीडियो में तो मैं स्पेशली इसके बारे में बताऊंगी, लघु सप्तऋषि और वृहद सप्तऋषि दोनों डिस्कस करूंगी। अभी केवल लघु सप्तऋषि के बारे में थोड़ा सा बता रही हूँ, क्यों, क्योंकि इसके ये ध्रुव तारा से रिलेटेड है। ठीक है, तो ध्रुव तारा इसके ठीक ऊपर पाया जाता है। जैसे आप लोग इसको मिलाकर देखो तो ये क्या है, ध्रुव तारा है। ध्रुव तारा लघु सप्तऋषि के ठीक ऊपर पाया जाता है। किस सप्तऋषि के, तो लघु सप्तऋषि के ठीक ऊपर पाया जाता है। इसको मैं नोट्स में अच्छे से बना ली हूँ, बस नोट्स आपको अपलोड करना है। ठीक है, जिस दिन मैं आप लोग को बता दूंगी कि मैं यहाँ पर नोट्स अपलोड कर दूंगी
वहां से आप लोग डाउनलोड करके अपने नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। तो ये लघु सप्तऋषि के ऊपर क्या है, ध्रुव तारा स्थित है। तो आज के लिए इतना ही। इसके बाद अगर आप लोग को देखो क्लास में जो चीज आपको समझ में आई है तब भी आप लोग कमेंट करिएगा कि हम लोग की ये चीज अच्छे से समझ में आई है। अगर आप लोग को कुछ नहीं समझ में आया है तो वो भी कमेंट करिएगा, ठीक है। मैं 100% ये कोशिश करूंगी कि मैं आपका डाउट जो है वो सॉल्व कर सकूं, ठीक है। जय हिंद सभी लोगों को एंड टेक केयर टू ऑल ऑफ यू। ओके, बाय।